नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए लेकर आ रही हूं मनी सेंट्रल, जहां हम आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों पर बातचीत करते हैं और उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, स्वागत है आपका। दिल्ली में प्रदूषण बहुत है और पवन जी ने सोचा कि बिल्कुल आज वर्क फ्रॉम होम के जरिए हमारे साथ जुड़े। सो थैंक यू पवन सर, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। सो पवन जी से बहुत सारी खबरों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बताते हैं आज किन खबरों पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात होने वाली है कि फूड सब्सिडी में जो लीकेज की खबर सामने आ रही है, इस लीकेज की वजह से सरकार को करीब 69,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सरकार दावा करती है कि लीकेज को रोक रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां रुक रही है लीकेज और क्यों अभी भी 69,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके बाद बीमा सुधार विधेयक पर चर्चा होगी। आगामी सत्र में संसद में पेश होने जा रहा है। बीमा की सूरत शक्ल बदलने की तैयारी। अगली खबर मोबाइल पीएलआई के सरकार को हो रहे फायदे से जुड़ी है। इसके बाद चीन की अगुवाई वाले ट्रेड ब्लॉक RCEP को लेकर खबर है। बहस छिड़ी है कि भारत को उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत अभी कर रहा है। इस पर भी एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे और ये भी जानेंगे कि टेक्सटाइल इंपोर्ट से जुड़ी एक जरूरी खबर जो आपको जाननी चाहिए, जो हमें बता रही है कि इंपोर्ट पर सख्ती की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात फूड सब्सिडी में हो रही लीकेज। फूड सब्सिडी में होने वाली लीकेज को रोकने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद अब भी बड़ी मात्रा में लीकेज हो रही है, जिस वजह से सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इक्रियर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की तरफ से लाभार्थियों को सप्लाई होने वाले अनाज में 28% अनाज उसके सही भागीदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से सरकार को करीब 69,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले की तुलना में सब्सिडी के लीकेज में अब कमी आई है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 46% सब्सिडी की लीकेज होती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है घटा है, लेकिन जाहिर तौर पर खत्म नहीं हुआ है। पवन जी, सरकार कई बार दावा कर चुकी है कि आधार के जरिए सब्सिडी की लीकेज रोकने में मदद मिली है, लेकिन इन दावों की पोल खोल रही हैं नंबर्स, या आपको लग रहा है कि वाकई में कंट्रोल हुआ है? प्रियंका, कंट्रोल हुआ होगा, लेकिन जो देखिए, जो सरकार का जो इंटेंशन है, वो उस इंटेंशन को अगर आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो इंटेंशन अगर अचीव नहीं कर रहे हैं, वो हासिल नहीं हो रहा है, तो आप लाख प्रयत्न करते रहिए, वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। जैसा कि आपने कहा कि कुछ साल पहले लीकेज 46% था, 48% था, वो लीकेज घट के 29% आ गया। तो मतलब ये भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि 29% आ गया तो अब आप ढोल बजाइए, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता मिल गई। अब तो हम 20%, 22% लीकेज जो है वो काफी रिड्यूस हो गया। ये खुशी की बात नहीं है। लीकेज हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, इक्रियर इस देश की एक बड़ी जाना माना एजेंसी है, जाना माना इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर के विद्वान लोग वहां काम करते हैं, जो सरकार के फाइनेंसेस पे काम करते हैं, जो सरकार की फिजिकल पोजीशन क्या है उस पे काम करते हैं। अलग अलग तरह की इकोनॉमिक रिसर्च उनके पास होती है, और मतलब गिने चुने इस देश के आधे दर्जन इंस्टीट्यूट हैं जिसके रिसर्च को आप अगर वैल्यू कर सकते हो, उसमें से एक इक्रियर है। अगर इक्रियर कह रहा है कि साहब एक लीकेज है जिसका 70,000 करोड़ नुकसान हो रहा है, आप ऐसा करिए कि आप किसी दिन अपने चैनल का माइक लेके, अपने चैनल के कैमरामैन के साथ इस देश के किसी भी स्टेट में उतर जाइए। उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, राजस्थान है, आप कहीं भी चले जाइए और पीडीएस की दुकानों में आप छुपे से घुसिए। केवल अपनी आइडेंटिटी मत डिस्क्लोज करिएगा। आपको पता चलेगा कि जो पीडीएस के जरिए जो अनाज दिए जाते हैं वो आपको वहां की दुकानों में मिलेंगे। जो लोग इसको नहीं मानते हैं, उनको मेरे ख्याल से मैदान में उतरना चाहिए, जाके देखना चाहिए। मुझे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो जाके देख चुका हूं, और दसियों लोग हैं जो हमारी तरह जो इस बात को जानते हैं कि वो कहां पहुंचता है। अब हो क्यों रहा है? हो ही रहा है क्योंकि आपके पास उसकी मॉनिटरिंग बढ़िया से नहीं है। अगर मॉनिटरिंग है, सिस्टम है, तो सिस्टम का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। जो पीडीएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
उसका डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो लिहाजा वो पूरी तरह से आप कहें तो एरर उसमें से नहीं आए, ऐसा कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ये सब आप देख रहे हैं पीडीएस लीकेज, ये इक्रेर ने रिपोर्ट आज दिया होगा। इक्रेर की रिपोर्ट को कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो आपको लगेगा कि पीडीएस के जरिए जो ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं, जो सप्लाई चेन में जो पहुंचना चाहिए एंड बेनिफिशियरी के पास, वो नहीं पहुंच रहा है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोई बहुत मतलब बहुत सरप्राइज कर दे। ओके, सो बिल्कुल भी साफ तौर पर पवन से सरप्राइज नहीं है इन नंबर से, क्योंकि उनका कहना है कि ग्राउंड पे ये सब हो रहा है, सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम का पालन नहीं हो रहा और उसका नतीजा है इस तरह का लीकेज। अगली खबर, पिछले हफ्ते आए अक्टूबर के विदेश व्यापार आंकड़ों में चावल एक्सपोर्ट आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटने की वजह से अक्टूबर के दौरान चावल के निर्यात में करीब 86% का उछाल देखने को मिला है और मासिक एक्सपोर्ट $1 अरब से ज्यादा का दर्ज किया गया है। लंबे समय के बाद चावल का मासिक एक्सपोर्ट जो है वो $1 अरब को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और पवन सर से इस पर रिएक्शन लेते हैं। एक्सपोर्ट के ये आंकड़े आप कैसे इसे रीड कर रहे हैं पवन सर? देखिए क्या है कि हम लोग बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं राइस के। आप जो राइस का डिमांड देखेगा, केवल इतना ही नहीं, जो WTO में या दूसरा जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लगातार जो दूसरे देश हैं वो ये डिमांड करते रहे कि भारत राइस पे जो फ्लिप फ्लॉप भारत की पॉलिसी है उसका बड़ा नुकसान होता है पूरी दुनिया के ट्रेड में, पूरी दुनिया के देशों को। तो ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ कि भारत ने इधर अपना जो राइस के एक्सपोर्ट पे जो तरह तरह के बंदिशें थी, जो रिस्ट्रिक्शन थे, अलग अलग वैरायटी पे, किसी पे पूरी तरह से था, किसी पे आंशिक रूप से था, वो सबको रिस्टोर किया है। तो जो आप जो उसके व्यापार में जो बड़ा चेंज देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उसका नतीजा है। और इस बार देखिए सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है कि जो बम्पर जो खरीफ की फसल होने जा रही है, जो राइस की पैदावार बढ़ने जा रही है, तो अभी फिलहाल राइस के मोर्चे पे जो आप देख रहे हैं, जो अभी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अभी स्टेटस है एक्सपोर्ट का, वो या तो मेंटेन रहेगा, वो यहाँ से थोड़ा और आगे जाएगा। तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है वो, इसलिए वो कंफर्टेबल सिचुएशन है, इसलिए वो आपको राइस के ट्रेड पे उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है। अगली खबर बीमा से जुड़ी हुई। 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल यानी सब तक बीमा पहुंचाने का एक सरकार ने एक लक्ष्य चुना है और केंद्र सरकार बीमा सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बीमा सुधार विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव है। विधेयक में बीमा सेक्टर में 100% FDI की अनुमति देने और बीमा एजेंटों को एक से ज्यादा कंपनी की पॉलिसी बेचने की अनुमति को शामिल किया जाएगा। बीमा में 100% FDI से दुनिया की कई दूसरी बड़ी कंपनियां भारत के बीमा कारोबार में दाखिल हो सकेंगी। तो 2 लेवल पर हम काम देख रहे हैं कि एक, आप चाहते हैं कि इसमें फॉरेन इनफ्लो आए, फॉरेन फंड्स का इनफ्लो आए, और दूसरा एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बीमा बेच पाएँ। इन दोनों खबरों पर मैं पवन सर का रिएक्शन लेना चाहूँगी। आपको लगता है वो जो 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य है उस तक पहुँचने के लिए ये दो जो अभी जो हमारे पास जो खबरें पहुँच रही हैं कि ऐसा करने की तैयारी है, FDI और एजेंट्स को ज़्यादा बीमा बेचने की छूट मिल जाए, आपको लगता है ये उस मकसद तक पहुँचाने में कामयाब होंगे? प्रियंका, 2 बातें हुई है पिछले कई सालों में। एक तो ये कि इस सरकार ने मतलब हर चीज को ये कहा है कि साहब हम तो इनका बेंचमार्क 2047 है। चलिए कोई बात नहीं है, 2047 है तो रखिए उसको, और अगर ये देश 2047 में भी मतलब एक मकाम अगर हासिल करे पूरी दुनिया के मुकाबले तो ये अच्छी बात होगी, हम सब उसका इंतजार करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल अगर वो अचीव कर पाते हैं, इस देश के घर घर में अगर जो हाउस होल्ड है वहां पे सब लोग इंश्योरेंस पे निर्भर हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर बैठे हैं, अपना जो फ्यूचर जो लाइफ का डेंजर है उसको हेज करके बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए इस देश में 25 साल हो गए लगभग जब बीमा निजी कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। इसके पहले बिल्कुल एकाधिकार था यहाँ पे, LIC और जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनीज आपको दिखाई दे रहे थे वो सब थे। 25 साल में सरकार ये समझती है कि हिंदुस्तान इसका जो बीमा बाजार है वो मैच्योर हो चुका है,
इसमें और लिटमस टेस्ट हो चुका है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जो पहले कहा जाता था कि क्योंकि बीमा का जो रिड्रेसल है वो मैकेनिज्म वो खराब है, तो लिहाजा उसमें जो बीमा पॉलिसी धारक है उसका शोषण होता है, इसलिए इसको रोका जाए। तो खैर उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे इसका बहुत फैलाव हो चुका है। कई चरणों में आपने देखा कि पहले 26%, उसके बाद फिर 49%, फिर उसके बाद 74%। इस तरह से सरकार ने बीमा के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाया। अब कहती है कि इसको बढ़ाकर 100% किया जाए। देखिए इस देश में जो बीमा का कवरेज है वो 4% से भी थोड़ा सा कम है, समझिए। तो मतलब 150 करोड़ की जनता में 4% जनता जो है वो इंश्योर्ड है, उसके अलावा बाकी सब अनइंश्योर्ड है। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी आबादी बिना बीमा के काम करे। अब सरकार को लगता है कि वो जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, और उसके लिए विदेशी कंपनियां जो जिनके पास फाइनेंशियल मसल ज्यादा है उसको लाया जाए, और उनको जब 100% आप देंगे तो उसके बाद उनके पास पूरा एकदम 360 होगा, 360 डिग्री एक्सपेंड करने के लिए उनके पास सारे रिसोर्सेज होंगे। इससे देश लोगों को बीमा थोड़ी सस्ती होगी, बीमा का फैलाव ज्यादा होगा, ज्यादा लोग बीमा के कवरेज में आ सकेंगे, तो उसका एक फायदा होगा। चाहे आप मेडिकल की बात कर लीजिए, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लीजिए। जो दूसरा एस्पेक्ट आप कह रहे थे कि जो एजेंट्स हैं उनको दो कंपनियों, एक जनरल और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस बेचने की इजाजत है, उस पे भी मल्टीपल कंपनियों की पॉलिसी बेचना वाला होगा। देखिए क्या है कि इसका ना, आप जब कोई नियम बनाते हैं उसका कोई फायदा आपको दिखना चाहिए। सरकार ने थोड़े टाइम बाद रियलाइज किया कि इसका ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है अब, लेकिन है कि किसी भी एजेंट के पास अब ज्यादा जब रिसोर्सेज होगा उसके पास बेचने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको डीपर पेनिट्रेशन होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का इस देश की जनता में। तो दोनों जो सरकार की पॉलिसी है उसमें चेंज होंगे, और आप इंतजार करिए जो बिल नया आएगा इस विंटर सेशन में, तो उसके बाद ये सारा बदलाव जो है वो अपेक्षित है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बीमा के विस्तार की भी ज़रूरत है। आपने जो आंकड़ा कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन साथ ही साथ सरकार को, रेगुलेटर को बीमा की मिस सेलिंग से बचाने के लिए भी कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि मैं जब भी इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से वहाँ पे हमें नज़र आता है कि बीमा कितना मिस सोल्ड प्रोडक्ट भी है, मिसअंडरस्टूड है, मिस सोल्ड है। उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगली खबर, देश में मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिस PLI योजना को चलाया हुआ है उसकी वजह से सरकार को खर्च के मुकाबले कई गुना राजस्व मिला है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA के मुताबिक साल 2021 से 2024 के दौरान सरकार ने इस योजना के तहत इंडस्ट्री को सिर्फ 5800 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, और बदले में सरकार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है, जो इंसेंटिव्स के मुकाबले करीब 19 गुना ज्यादा है। PLI योजना की वजह से इंडस्ट्री ने 4 साल में करीब 12.55 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। पवन जी, टेलीकॉम में PLI योजना को क्या सफल माना जाए इन आंकड़ों के सहारे? देखिए जहां जहां प्रियंका PLI के तहत इन्वेस्टमेंट हुआ, शुरू में बड़े डाउट थे इस देश में कि PLI किस हद तक उसका कितना फायदा होगा, उसका कितना विस्तार होगा, कंपनियां फायदा उठाएंगी या उसका नाजायज फायदा उठाया जाएगा। धीरे धीरे ये एक बात समझ में आई है कि PLI में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक में एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसके बाद आप चाहे मोबाइल फोन्स की बात कर लीजिए या जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसकी बात कर लीजिए। आपने देखा जो खासकर केवल एप्पल में आपको इतने सारे एक्सपोर्ट, और वो बहुत ज्यादा उसका वैल्यू मिल जाएगा, बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम मिलेगा। ये अपनी जगह है, पर जो जितना सरकार ने इंसेंटिव दिया, जो आंकड़ा 6000 के आसपास आपने बताया, 5800 करोड़ के आसपास, और जो इससे सरकार की जो अब अर्निंग है वो 1,10,000 करोड़ के आसपास है। अब देखिए जरा कितना ह्यूज वॉल्यूम है, कितना गुना जो है उससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। उसमें आप टैक्सेस लगा लीजिए, जो दूसरी और रकम है उसको शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब आप ये असेस करते हैं कि PLI इलेक्ट्रॉनिक्स में PLI क्या सक्सेस है, और अगर आप रिवेन्यू पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ PLI सक्सेस है रिवेन्यू में। देखिए हुआ ये था कि PLI इस देश की जरूरत इसलिए बन गई थी क्योंकि आपको ये लगता था कि हमारा पैसे दो तरीके से बर्बाद होता है। एक तो हम जो
इसमें फॉरेक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हम इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको पहले हम मंगाते हैं कच्चे माल की तरह, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। अब पहले एक्सपोर्ट हम लोग इतना नहीं कर पाते थे, हम लोग मंगाते थे, यहीं बनाते थे और यहीं उसका कंजम्पशन करते थे। तो अब दो तरीके से, एक तो यह है कि हमारा फॉरेक्स बचेगा, दूसरा हमारा फॉरेक्स हासिल होगा। ये दोनों तरीके इसमें शामिल हैं और इन दोनों तरीकों से जो आप सरकार की पूरी जो रिवेन्यू जो स्वेल हुई है वो उसकी वजह देख रहे हैं कि यही है। और कुल मिला के पीएलआई का अगर खासकर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे पीएलआई सबसे पहले आया और वॉल्यूम में आया है, तो ये सबसे पहला सक्सेस है। कई और सेक्टर्स में सरकार कोशिश कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे फार्मा के क्षेत्र में सरकार कोशिश कर रही है कि वहां भी पीएलआई के जरिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। तो कुछ आने वाले सालों में पीएलआई से आपको बड़ा मतलब एक देश की का एक चरित्र बदला सा लगेगा आपको। पूरी प्रक्रिया बदली हुई लगेगी आपको, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। चलिए अगली खबर लेकर आते हैं। ज़रूरी खबर है। ग्लोबल ट्रेड थिंक टैंक जीटीआरआई का मानना है कि चीन की अगुवाई वाले ट्रेड ब्लॉक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी में भारत के शामिल होने पर भारत को नहीं बल्कि चीन को फायदा होगा। जीटीआरआई के मुताबिक इस ट्रेड ब्लॉक में शामिल होने पर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जीटीआरआई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने हाल ही में कहा था कि भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए। आरसीईपी में शामिल होने को लेकर भारत ने 2013 में बातचीत भी शुरू की थी, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होने पर 2019 में पूरी तरह इससे बाहर हो गया था। आरसीईपी में भारत का पार्टिसिपेशन आप क्या रीड कर रहे हैं? भारत के लिए ये नुकसान का सौदा है पवन सर? देखिए, दो बड़े बड़े योद्धा जब बोल रहे हों कि इसका भारत अगर आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ तो भारत का लॉस है। अब जब नीति आयोग का सीईओ जो फॉर्मर सेक्रेटरी लेवल का इंसान अगर ये कह रहा है कि भारत का नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ जो जीटीआरआई जैसा थिंक टैंक है जो कह रहा है कि नहीं, भारत को कोई उससे कोई फायदा नहीं होता, अच्छा हुआ भारत उसमें शामिल नहीं है। ये दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जीटीआरआई का कहना है कि जो पहले से ही आप देख रहे हैं कि भारत जो है ट्रेड डेफिसिट भारत का बहुत हाई है। चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, चाहे आप एफटीए इनके अपने आसियान देशों के साथ आप बात कर लीजिए, तो उसकी फाइंडिंग्स ये है कि जब तक आप इसको पाटने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी भी नए ट्रेड ब्लॉक में अगर घुस भी जाते हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि चाइना बहुत तरह के बड़े मतलब अनट्रांसपेरेंट और बड़े ओपेक किस्म के की पद्धति से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, लिहाजा भारत को उसका फायदा नहीं होगा। जो बाकी कहते हैं कि जो बाकी देश हैं जिसके साथ हमारा ट्रेड है, जैसे आसियान देशों के साथ, वो जिस हालत में है उसमें अगर आप चाइना के साथ अगर देखिए, जो आसियान और प्लस जो 6 कंट्रीज हैं उसके साथ हमारा एफटीएस पे बात है, एफटीएस जिसकी चर्चाएं हो रही है, तो उसमें जीटीआरआई की फाइंडिंग्स के हिसाब से अगर आप चाइना से कर भी लेते हैं तो चाइना के साथ रह के आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास जो वॉल्यूम है, उसके हिसाब से आप कितना भी कुछ कर लेंगे तो आप ट्रेड के उस लेवल पे फिलहाल नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपका ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो जाए। तो इसलिए आरसेप में भारत का नहीं शामिल होने से भारत को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये पक्ष है उनका। जो बाकी आसियान देश हैं उसके साथ ट्रेड डेफिसिट है पर फिर भी व्यापार चल रहा है। तो ये सब जीटीआरआई के तर्क हैं। अब आप जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि अगर उससे होता तो हमें और ज्यादा एक्सेस मिलता, वो बात सही है, लेकिन आरसेप पे फिलहाल अभी हो क्या रहा है, आप इस पे हम लोग बात करते हैं। दो अलग अलग पक्ष आपने देखा, अभी हो क्या रहा है। अभी भारत सरकार पूरा का पूरा जो एफटीए जिस पे अभी बात करेंगे हम लोग आगे, हम लोगों ने कई शोज पे बात की कि जितने सारे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, सब फ्री ट्रेड वाले, सबको एक तरह से रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। और खासकर जहां पे एक टर्म पूरा हो चुका है उसका सीरियसली रिव्यू किया जा रहा है। और जहां पे ट्रेड अभी इनिशियल टॉक चल रहे हैं एफटीएस के, जैसे मान लीजिए कि जैसे पेरू है, जैसे चिली है, इस तरह के देश हैं, उसमें बड़ी सावधानी बरतने की कोशिश की जा रही है ताकि
भविष्य में वो नुकसान हमें न झेलना पड़े जो पास के एफटीए में शामिल होगा। ऐसे में जो आरसेप में नहीं शामिल होने से या आगे चल के इस तरह के क्या संकेत हैं सुब्रमण्यम साहब को अगर हम मान भी लें, तो क्या ऐसा है कि कोई अभी भी भारत के पास ये आजादी है कि आरसेप में कभी भी शामिल हो सकता है, क्योंकि हम इनिशियल जो निगोशिएट करने वाली देश हैं उसमें से शामिल हैं। तो क्या आरसेप में आगे जाके कोई संभावना यहाँ बनती है क्या? फिलहाल आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चाहे ये तर्क दे लें या वो तर्क दे लें, कोई भी, फिलहाल आरसेप में भारत के ज्वाइन करने की संभावना लगभग न के बराबर है। आपने अभी जो बात की, रिव्यू हो रहे हैं जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वही खबर अगली है। विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों के साथ जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, उन पर बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बता रही है कि रिपोर्ट्स जो सरकारी अधिकारियों के हवाले से है उनमें ये पता चल रहा है कि कोई आशंका इसमें नहीं होनी चाहिए, और ऐसे संकेत मिल रहे थे कि सरकार फिलहाल जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर सुस्त पड़ गई है। लेकिन रिपोर्ट्स यही हमें इन्फॉर्म कर रही हैं कि यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में कहा जरूर गया है कि यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए यूके की नई सरकार के रिस्पॉन्स का अभी इंतजार चल रहा है। पवन जी, अभी आप इसी के बारे में बात कर रहे थे ना कि रिव्यू हो रहा है, और या वो खबर अलग थी? नहीं, वही उसी का एक्सटेंशन है प्रियंका। देखिए, अलग अलग तरह की खबरें पिछले 3 महीने में आई। सबसे पहले ये कि साहब जो आसियान से हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यू कर रहे हैं, ये बात सही है। उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा 15 साल का जो अनुभव रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 2010 के बाद, उसका रिव्यू होना है। तो उसको काफी हद तक जो एक लूज एंड्स हैं उस एफटीए एग्रीमेंट में, उसको किसी तरह से उसको कैसे टाइट किया जाए ताकि भारत के पक्ष में नहीं आए तो कम से कम ट्रेड को बैलेंस किया जाए, इस पे बात चल रही है। दूसरा जो आपको मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात है। दूसरा ये है कि उन देशों के साथ जहां पे एफटीए बहुत ही एडवांस लेवल में बात चली गई थी, फॉर एग्जांपल जैसे आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप एफटीए का यूके का एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ और देशों का एग्जांपल ले सकते हैं। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है जिसमें अभी थोड़ा रिजल्ट आने में देरी है, जिसमें साउथ अमेरिका के कई देशों के साथ एफडीएस पे भारत प्लान कर रहा है। अब इसमें दो खबरें आज आपके साथ आपने डिस्कस करने की कोशिश की। तो यूके में जब से चुनाव हुए अभी मई 2024 में, उसके बाद से सरकार वहां की देखिए खुद व्यस्त है। वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां की ग्रोथ खराब है। तो सरकार वहां अपने जो इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे लगातार वो चैलेंजिंग है, वो उससे जूझ रही है। तो अब जाके थोड़ी सी अगर यहाँ की सरकार समझती है कि थोड़ा सा सेटलमेंट बेहतर हुआ है, वहां पे सरकार में थोड़ी स्थिरता आई है, सरकार थोड़े सिचुएशन को कंट्रोल में ले रही है, तो अब उनके साथ यूके के साथ एफटीएस को बढ़ाने के लिए माकूल टाइम आ गया। तो आगे अभी नजदीक भविष्य में उस पर बात शुरू हो सकती है। जो दूसरी खबर आपने बोली कि सभी बातचीत जो हैं वो फिर से पटरी पे आ सकते हैं, उसमें कोई देरी नहीं हो रही, रुकी हुई नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मीडिया के सेक्शन ऑफ मीडिया, उसमें खबर छपी कि सरकार एफटीएस पे, देखिए क्या है ना, एफटीएस पे बहुत हम दूध के बहुत हम जले हैं, तो हम ना फूंक फूंक के चलना चाहते हैं। उसमें यह है कि जो हमें नुकसान हुआ उसको कैसे लूपहोल्स प्लग किया जाए, उसकी कैसे भरपाई की जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो उस सूरत में सरकार एक कैबिनेट में कभी भी आ सकता है कि उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, और उसी के हिसाब से मन में एक समझिए कि एक थ्रेशोल्ड, एक गाइडलाइंस होगा एफटीएस के लिए, जिसको फॉलो करना जरूरी होगा ताकि बैलेंस बना रहे। वो उस पर लगातार सरकार बात कर रही है। तो इसी बात का संकेत जाता है कि जो अभी प्रोग्रेस जारी है का मतलब ऐसा नहीं है कि दिसंबर में कोई फैसला हो जाएगा। प्रोग्रेस जारी है इसका मतलब नहीं कि 2 हफ्ते बाद कोई डिसीजन हो जाएगा। प्रोग्रेस जारी है का मतलब ये महीनों लग सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड जो है वो ट्रेड टॉक वो ऑफ हो गया है, अब उस पर कोई बात नहीं हो सकती है, बात आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मिला जुला के आज जो दोनों खबरें आप देख रहे हैं, इन दोनों खबरों में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स रिव्यू हो रहे हैं और उसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। आसियान देशों या यूके, इन सब से एक रिव्यू की जो है प्रक्रिया वो शुरू है, चल रही है, ऑन गोइंग है।
अगली खबर है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ महीने के दौरान चीन से जो कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें एक तेजी देखने को मिली है और सरकार उनके इंपोर्ट पर न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लागू कर सकती है। इंपोर्ट की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को खासा नुकसान हो रहा है, जिस वजह से न्यूनतम आयात मूल्य लगाने पर विचार हो रहा है। जिन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है उनमें रेयॉन यार्न, पॉलिएस्टर फैब्रिक और कॉटन शर्ट्स शामिल हैं। तो क्या लग रहा है, टेक्सटाइल इंपोर्ट महंगा होने वाला है? और पवन जी, आपका टेक इस खबर पर? देखिए क्या है कि जिस आइटम की आप बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स के कुछ आइटम हैं जिसमें विस्कोस, रेयान और यार्न और वुवन फैब्रिक्स की कुछ बात कर रहे हैं। इसके अलावा 6 प्रोडक्ट्स हैं। देखिए सरकार अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या होता है कि जब आप ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की बात हम लोग करें, देखिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एक तरह का एक तरह की वो एक बंदिश है, एक तरह की वो ड्यूटी है प्रियंका, जो सरकार एक छोटी अवधि के लिए लगाती है। जब तक कि सरकार को लगता है कि ये अब जब कंट्रोल आ गया, मतलब मान लीजिए डंप हो रहा है, कम प्राइस पे आ रहा है, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाते हैं, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो घरेलू इंडस्ट्री है, उसका बचाव काफी हद तक किया जा सके। अब किस किस से बचाव करिएगा आप स्टील में आपका वही हाल है, टेक्सटाइल में आपका वही हाल है, जो दूसरे और बाकी डेरिवेटिव्स आइटम्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं उसका यही हाल है। तो क्या ऐसा कोई पद्धति, ऐसी कोई विधि निकाली जा सकती है जिससे कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके? नहीं तो साल में 2 बार हल्ला होगा कि साहब ये तो इसका इंपोर्ट बढ़ गया है, इसका सर्ज बढ़ गया है, तो उसको आप MIP लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब आप जब घड़ी घड़ी छोटी छोटी अवधि के लिए 10 तरह की ड्यूटी लगाते हैं तो बेसिकली आपकी बड़ी बदनामी होती है पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। समझा जाता है कि बड़ी फ्लिप फ्लॉप सी पॉलिसी है इंडिया की, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें एकरूपता नहीं है। तो क्या इसका कोई दूसरा हल निकाला जा सकता है क्या? खैर उस पर हम लोग दूसरे हल पे बात करेंगे, जो इस पे जो नीति नियंता है। पर फिलहाल जो है, जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी देखेंगे कि हो सकता है कुछ हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सके। अगली खबर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। वित्तीय संकट का सामना कर रही हवाई जहाज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपने 400 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस दिया है। बोइंग ने अक्टूबर में ये घोषणा की थी कि वो दुनिया भर में अपने 10% कर्मचारियों की छटनी करेगी और इस छटनी के तहत कुल 17,000 कर्मचारियों को निकाला जाना है। छटनी की शुरुआत पिछले हफ्ते 400 कर्मचारियों को दिए नोटिस से हो गई है। बोइंग को दिक्कत क्या आ रही है? आप क्योंकि एविएशन इतने लंबे समय से कवर करते आए हैं पवन जी, सो समझाइए जरा बोइंग के ये जो पूरा अभी जो जॉब कट का उन्होंने शुरू ही किया, ये तो 17,000 की बात करें, अभी केवल 400। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 400 की बात है, अभी तो 17,000 लोग निकाले जाने हैं। देखिए बोइंग के पूरे दुनिया में एम्प्लॉयज देखेंगे तो आपको लगभग 1,67,000 के आसपास है, जिसमें करीब 1,55,000 के आसपास लोग जो है वो अमेरिका में काम करते हैं। बोइंग देखिए, बोइंग और एयरबस दुनिया की 2 कंपनियां हैं जो बड़े हवाई जहाज बनाती हैं, कमर्शियल एरोप्लेन्स, और पूरी दुनिया में बेचती हैं। अभी बोइंग की दिक्कत बहुत ज्यादा है। आप पिछले 5 साल में दिखेगा तो बोइंग के करीब आप $30 बिलियन के आसपास बोइंग का टोटल लॉसेस है। इनका एक 737 मैक्स करके एक हवाई जहाज है जो विभिन्न कारणों से, आप लगा लीजिए कि 2018 से 2019 के बीच अलग अलग वजहों से इनका बेस्ट सेलिंग प्लेन है, वो अलग अलग वजहों से ग्राउंड हुए थे। जो कहते हैं कि जो आपका जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है और जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसमें दुनिया भर की दिक्कतें आई। हवाई जहाज में से दरवाजा हवा में खुल गया, मतलब अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये मतलब हवाई जहाज का दरवाजा हवा में खुल गया। तो इस तरह से काफी हद तक बोइंग को अपने प्रोडक्शन कंट्रोल करने पड़े, अपने प्रोडक्शन जिस कैपेसिटी पे काम कर सकते थे उस कैपेसिटी से नीचे काम करना पड़ा, लॉसेस ज्यादा हुए। फिर उसके बाद आपने कोविड में जो हाल देखा पूरी दुनिया में, तो एयरबस से ज्यादा इंपैक्टेड हुए। ऊपर से इनके यहाँ स्ट्राइक चल रही है वो सैलरी रिविजन के लिए। कुल मिलाकर बोइंग बेचारी की अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है। और देखिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप
इनके सीईओ ने कह दिया था कि हम 17,000 लोगों को नौकरियों से निकालने वाले, 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एक्चुअली। तो अभी 400 जो लोग निकाले जा गए हैं वो तो समझिए कुछ भी नहीं है। अभी 17,000 पूरा होने में बहुत टाइम है। धीरे 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 जैसे जहां से लग रहा है कि कहां कहां से सबसे पहले छंटनी की जा सकती है और फिर उसको बढ़ा करके किस किस डिपार्टमेंट में जाया जा सकता है। जी। तो अभी बोइंग के लिए खराब दिन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी ये 400 ये तो केवल अभी शुरुआत है। सो आगे जो है राह और कठिन भरी रहेगी और बुरी खबरें हम बोइंग के फ्रंट से सुनेंगे, जिसे एनालाइज करेंगे पवन जी के साथ। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने वक्त निकाला। आज की बातचीत को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल अगर प्रदूषण का स्तर ठीक रहा तो हो सकता है पवन सर यहीं स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए नजर आएंगे। थैंक यू पवन सर। आज के शो में बातचीत यहीं रैप अप कर रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहिए। जो अच्छा लग रहा है उसे अच्छा कहिए, जो बुरा लग रहा है वो भी बताइए, ताकि हम और अपने आप को सुधार सकें। शुक्रिया मनी 9 के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।